नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही अजीब लेकिन दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। इसे वाईफाई विरोधाभास कह सकते हैं। जरा सोचिए, हम अपने फोन और लैपटॉप चलाने वाली अदृश्य 2.4 गीगाहर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कितनी आसानी से अपनाते हैं। ये तरंगे दीवारों से यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी आर पार हो जाती हैं और हम इन पर पूरी तरह निर्भर हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही हम उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांतों को चेतना या हीलिंग या कह लें आध्यात्मिक ऊर्जा के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर शक और सवाल खड़े हो जाते हैं। यही तो विरोधाभास है। आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि कैसे विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों ही इस बात को मान रहे हैं कि हमारा शरीर भी उन्हीं बुनियादी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियमों पर काम करता है जिन पर हमारी टेक्नोलॉजी चलती है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालना, ये समझना कि ये जो अदृश्य ताकतें हैं, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी चेतना और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को कैसे प्रभावित करती हैं। हम कुछ खास फ्रीक्वेंसी, वैज्ञानिक रिसर्च और हाँ, पुराने ज्ञान की भी बात करेंगे। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि आत्मनोवा ने जैसे संगठन जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, वे इस क्षेत्र में खुद रिसर्च नहीं करते। मतलब ओरिजिनल रिसर्च उनकी नहीं है। वे तो अलग अलग स्वतंत्र वैज्ञानिकों, जैसे आपने नाम लिए डॉक्टर जेफरी फैनन, डॉक्टर टेरी होप, डॉक्टर ग्लेन रीन, बाल्डविन जिमरमैन, इनके द्वारा किए गए मान्य शोध और साथ ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को इकट्ठा करते हैं, उनका सार निकालते हैं और उन्हें व्यावहारिक हीलिंग सेवाओं में पिरोते हैं। वे एक तरह से जानकारी को सहेजने वाले और जोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस वाईफाई विरोधाभास से ही शुरू करते हैं। हम 2.4 गीगाहर्ट्ज तरंगों पर भरोसा करते हैं जो एक सेकंड में अरबों बार कंपन करती हैं। लेकिन जब हीलिंग या चेतना के संदर्भ में ऊर्जा या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो कई लोग इसे सिर्फ मनगढ़ंत या क्या कहते हैं, रहस्यमयी मान लेते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि ये सोच शायद सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमारी टेक्नोलॉजी चलती है वही हमारे शरीर के सिस्टम में भी मौजूद है। ये कोई दो अलग दुनिया नहीं है। हमारा शरीर कुदरती तौर पर बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमारी जीवित कोशिकाएं वे अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। शरीर की हर प्रक्रिया, जैसे दिल की धड़कन से लेकर दिमाग की तरंगों तक, ब्रेन वेव्स तक, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों के जरिए ही चलती है। ये कोई अलग विज्ञान नहीं, ये वही भौतिकी है, फिजिक्स है जो हर जगह काम करती है। और हमारे बीच का, इसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। हाँ, शूमन रेजोनेंस। इसकी मुख्य फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है। इसे आप पृथ्वी की धड़कन समझ सकती हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि ये फ्रीक्वेंसी सीधे इंसान के अल्फा ब्रेन वेव से जुड़ी है। 8 से 12 हर्ट्ज वाली। हाँ, वही ब्रेन वेव्स जो तब सक्रिय होती हैं जब हम आराम में होते हैं या क्रिएटिव होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। जब लोगों को इस कुदरती तालमेल से अलग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आधुनिक शहरों के कंक्रीट के जंगल में या अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुए प्रयोगों में देखा गया, तो उनमें तनाव बढ़ता है और नींद में भी गड़बड़ी होती है। यहीं पर रेकी जैसी पद्धतियां काम आती हैं। कई लोग सोचते हैं कि रेकी करने वाले अपनी ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन स्क्विड मैग्नेटोमीटर, जो बहुत हल्के मैग्नेटिक फील्ड्स को भी पकड़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके बाल्डविन और जिमरमैन ने जो स्टडी की, वो कुछ और ही बताती है। अच्छा, क्या बताती है वो स्टडी? वो ये दिखाती है कि रेकी प्रैक्टिशनर कोई बहुत शक्तिशाली फील्ड खुद नहीं बना रहे होते, बल्कि वे एक तरह के बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करते हैं। वे अपने आसपास के माहौल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को, खासकर 7.83 हर्ट्ज शूमन रेजोनेंस को, उसे ग्रहण करते हैं और उसे चैनल करते हैं। वे पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी के साथ एक लय में आ जाते हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो रेकी अट्यूनमेंट एक पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है। ये सिर्फ तकनीक सीखना नहीं है, बल्कि ये क्राउन चक्र, हृदय चक्र और हथेलियों के चक्रों के जरिए ब्रह्मांडीय जीवन ऊर्जा के बहने का एक स्थायी रास्ता खोलता है। ये व्यक्ति को एक बड़े ऊर्जा स्रोत से जोड़ता है। ये तो कमाल है। मतलब प्रैक्टिशनर एक कंडक्टर बन जाता है। अब एक और तकनीक का जिक्र है स्रोतों में, एक्सेस बार्स। ये भी एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से चेतना पर असर डाला जा सकता है। इसमें सिर पर 32 खास बिंदुओं को हल्के से छूना शामिल है।
ऐसा माना जाता है कि ये बिंदु जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े, जैसे पैसा, कंट्रोल, क्रिएटिविटी वगैरह। इनसे जुड़े हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं के जमा हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को रखते हैं। हाँ, ये सोचना ही अपने आप में मतलब क्रांतिकारी है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ मन में नहीं बल्कि सिर के आसपास एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निशान या चार्ज के रूप में जमा हो सकती हैं। एक्सेस बार्स इन चार्ज को छोड़कर एक तरह से चेतना को रीवायर करने में मदद करता है। ये उन ऊर्जा की रुकावटों को हटाने जैसा है जो हमें बांधे रखती हैं, हमें अपने पुराने ढर्रों में फंसाए रखती हैं। आध्यात्मिक नजरिए से ये हमें ज्यादा वर्तमान और जागरूक बनाता है। एक्सेस बार्स का एक मुख्य मंत्र भी है, जीवन की हर चीज मेरे पास सहजता, आनंद और वैभव के साथ आती है। All of life comes to me with ease, joy and glory. हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी बात कहना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर पर नई संभावनाओं को खोलने का एक तरीका माना जाता है। और इसके असर सिर्फ महसूस नहीं किए गए बल्कि मापे भी गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जेफरी फैनन की ब्रेन मैपिंग रिसर्च ने दिखाया कि एक एक्सेस बार सेशन के बाद हिस्सा लेने वालों में ब्रेन कोहेरेंस मतलब समन्वय उसमें 80% तक की बढ़ोतरी हुई। 85%? हाँ, ब्रेन कोहेरेंस का मतलब है दिमाग के अलग अलग हिस्से एक टीम की तरह बेहतर तालमेल से काम कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि 96% प्रतिभागी 1 हर्ट्ज मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से जुड़े हुए पाए गए। 1 हर्ट्ज? हाँ, 1 हर्ट्ज। इस फील्ड को अक्सर हमारी सार्वभौमिक चेतना या सामूहिक ज्ञान से जुड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिंक माना जाता है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत गहरी ध्यान की अवस्थाओं और उस सार्वभौमिक क्षेत्र से जुड़ाव से संबंधित है। ये दिखाता है कि एक्सेस बार्स शायद व्यक्ति को चेतना की बहुत गहरी एकीकृत अवस्थाओं तक ले जाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, और सिर्फ दिमागी स्तर पर ही नहीं, भावनात्मक स्तर पर भी ठोस नतीजे दिखे। डॉक्टर टेरी होप के क्लिनिकल परीक्षणों में औसतन चिंता यानी एंजाइटी में 84.7% की कमी और अवसाद डिप्रेशन में 82.7% की कमी देखी गई। ये सिर्फ लोगों के कहने की बात नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट पर आधारित क्लिनिकल नतीजे हैं। मतलब 80% से ज्यादा की कमी। ये दिखाता है कि कैसे एक शारीरिक तकनीक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांतों पर आधारित लगती है, सीधे तौर पर मानसिक और भावनात्मक सेहत पर असर डाल सकती है। ये मन, शरीर और ऊर्जा के बीच के गहरे कनेक्शन को उजागर करता है। तो हमने देखा कि कैसे स्पर्श चेतना बदल सकता है, पर क्या सिर्फ आवाज, साउंड वाइब्रेशंस, क्या वो भी ऐसा कर सकती हैं? यहीं पर साउंड हीलिंग की बात आती है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ खास फ्रीक्वेंसीज सेल्यूलर और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर मापने लायक असर डालती हैं। डॉक्टर ग्लेन ड्रीन का 1988 का काम इस फील्ड में एक मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने पाया कि जब डीएनए सैंपल्स को सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी जैसे कि ग्रिगोरियन और संस्कृत मंत्रों में पाई जाने वाली खास ध्वनियां उनके संपर्क में लाया गया, तो डीएनए द्वारा यूवी प्रकाश को सोखने की क्षमता में 5 से 9% की बढ़ोतरी हुई। इसका क्या मतलब हुआ? डीएनए का यूवी लाइट ज्यादा सोखना? इसका मतलब है कि डीएनए ज्यादा कुशलता से काम कर रहा था, उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो गई थी। सोचिए, कुछ खास साउंड वाइब्रेशंस हमारे जेनेटिक कोड के काम करने के तरीके को बेहतर बना सकती हैं। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, ये सेल्यूलर लेवल पर असर डालता है। हाँ, और इन खास फ्रीक्वेंसीज का अपना महत्व और आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। जैसे 528 हर्ट्ज, जिसे अक्सर मिरेकल टोन या लव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे डीएनए की मरम्मत और हार्ट चक्र से जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ पुरानी मान्यता नहीं है। 2018 में एक जापानी रिसर्च में पाया गया कि 528 हर्ट्ज संगीत सुनने वाले प्रतिभागियों में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल वो काफी कम हो गए। ये दिल से जुड़ी ऊर्जा, प्रेम और करुणा से जुड़ने की बात को बल देता है। स्रोतों में कुछ और फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र है, जैसे 963 हर्ट्ज, जो पीनियल ग्रंथि के सक्रियण और क्राउन चक्र से जुड़ी है। इसे अक्सर आध्यात्मिक जागृति से जोड़ते हैं। और फिर है 1111 हर्ट्ज, जिसे कभी-कभी एंजल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। माना जाता है कि ये दिव्य जुड़ाव, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। क्लिनिकल नतीजों की बात करें तो सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी पर हुए शोध में 91% प्रतिभागियों ने कहा
कि वे इसे जारी रखना चाहेंगे और उन्होंने दोगुनी मानसिक स्पष्टता और बेहतर नींद जैसे फायदे बताए। ये पुरानी बातों को सही साबित करता है कि ध्वनि सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक शक्तिशाली हीलिंग टूल है जो हमारे वजूद की जड़ तक, हमारे डीएनए तक पहुंच सकती है। ये फ्रीक्वेंसीज हमें खास आध्यात्मिक अवस्थाओं और ऊर्जा केंद्रों से जोड़ सकती हैं, जैसे 528 हर्ट्ज हृदय के लिए या 963 हर्ट्ज क्राउन चक्र के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि शायद पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह के संगीत से बना है और हम उसका हिस्सा हैं। चेतना की और गहनी अवस्थाओं की बात करें तो थीटा हीलिंग का जिक्र है। ये थीटा ब्रेन वेव अवस्था 4 to 7 हर्ट्ज पर केंद्रित है। ये अवस्था गहरी नींद, REM स्लीप, गहरे ध्यान और हिप्नोसिस के दौरान प्रमुख होती है। इसे तेज हीलिंग, बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है। नॉर्वे और सिडनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि गहरे ध्यान के दौरान थीटा तरंगे दिमाग के अगले और बीच के हिस्सों में ज्यादा सक्रिय होती हैं। बिल्कुल, थीटा अवस्था को अक्सर अवचेतन मन और आध्यात्मिक ज्ञान का दरवाजा माना जाता है। कई परंपराओं में इसे वो अवस्था कहा गया है जहां गहरी कंडीशनिंग को बदला जा सकता है और अंदरूनी ज्ञान मिल सकता है। यहाँ तक कि शैमनिक ड्रमिंग, मतलब खास लय में ड्रम बजाना, जो हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है, वो भी लगभग 4 हर्ट्ज की लय से थीटा अवस्था प्रेरित करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन तकनीकें सीधे ब्रेन वेव्स पर असर डालती हैं। एक और तरीका जिसका जिक्र है वो है क्वांटम टच। स्रोत बताते हैं कि ये अनुनाद, रेजोनेंस और एंट्रेनमेंट के जरिए सेलुलर लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से शरीर को फिर से जीवंत करने पर काम करता है। यानी एक शरीर की ऊर्जा दूसरे को प्रभावित करके उसे बेहतर स्थिति में ला सकती है। और फिर क्रिस्टल हीलिंग है, जिस पे अक्सर लोग सवाल उठाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। इसके पीछे भी भौतिकी का एक सिद्धांत है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अच्छा। हाँ, ये कुछ क्रिस्टलों की वो क्षमता है जिससे वे दबाव पड़ने पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। हाँ। इसकी खोज क्यूरी बंधुओं ने 1880 में की थी। ओह। दिलचस्प बात यह है कि आजकल बायोमटेरियल रिसर्च दिखा रही है कि पीजो उत्तेजना सालों पुराने ठीक ना हुए घावों में भी हीलिंग शुरू कर सकती है और नसों व हड्डियों के दोबारा बनने में मदद कर सकती है। तो शायद क्रिस्टल शरीर के अपने बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ किसी तरह का तालमेल बिठाते हैं। तो ये सारी बातें, थीटा अवस्था, क्वांटम टच, क्रिस्टल, ये प्राचीन ऊर्जा नक्शों से कैसे जुड़ती हैं? यहाँ चक्र प्रणाली का जिक्र आता है, जिसे हजारों सालों से योग और दूसरी परंपराओं में बताया गया है। अब विज्ञान भी मान रहा है कि ये चक्र शायद बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र है। 7 मुख्य चक्र हमारे शरीर के प्रमुख नर्व प्लेक्सस, जहाँ बहुत सारी नसें मिलती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के साथ मेल खाते हैं। बिल्कुल, ये मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो स्थिरता और सुरक्षा की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, वहां से लेकर सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो दिव्य जुड़ाव और ज्ञान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, वहां तक फैले हैं। खासतौर पर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो दिल के शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है। यह फील्ड इतना ताकतवर है कि इसे ECG से मापा जा सकता है और यह शरीर से कई फीट दूर तक महसूस किया जा सकता है। सच में? कई फीट दूर तक? ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, ये मापने लायक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान, जिसे कभी सिर्फ आध्यात्मिक माना जाता था, अब आधुनिक विज्ञान द्वारा मान्य किया जा रहा है। चक्र सिर्फ ऊर्जा के भंवर नहीं, वे हमारे शरीर के भीतर जटिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस हैं। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं, वाईफाई की स्वीकृति से लेकर शुमन रेजोनेंस, रेकी, एक्सेस बार्स, साउंड हीलिंग, थीटा अवस्थाएं, क्वांटम टच, क्रिस्टल्स और चक्र प्रणाली तक, एक साफ तस्वीर उभरती है। लगता है हर तरीका कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी, अनुनाद या रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आपसी तालमेल के बुनियादी सिद्धांतों पर ही काम कर रहा है। निश्चित रूप से विज्ञान प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। ऐसा लगता है कि चेतना खुद ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है, या कम से कम इसका एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहलू है। इस नजरिए से देखें तो हीलिंग एक तरह से फ्रीक्वेंसी को सही करने, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट जैसा बन जाता है। शरीर और मन को उनकी सबसे अच्छी स्वस्थ फ्रीक्वेंसी पर वापस लाना, और जिसे हम आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, वो वैज्ञानिक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुद्धिकरण है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफाइनमेंट, यानी अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को सचेत रूप से बदलना और उसे बढ़ाना सीखना। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, एटमानोवा जैसे संगठन इसी ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए इन स्वतंत्र शोधकर्ताओं जैसे फैनिन, होप, रीन, बाल्डविन, जिमरमैन उनके काम और पारंपरिक ज्ञान को इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वे खुद मूल शोधकर्ता नहीं, बल्कि इस उभरते हुए क्षेत्र में ज्ञान के महत्वपूर्ण संयोजक हैं। बिल्कुल, ये जुड़ाव, ये इंटीग्रेशन, ये चिकित्सा और इंसानी सेहत के भविष्य की ओर इशारा करता है। एक ऐसा भविष्य जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विज्ञान और चेतना का अध्ययन साथ साथ चलेंगे। ये हमें संभावना पर भी सोचने को मजबूर करता है कि शायद जिसे रहस्यवादी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या स्रोत कहते हैं, वो असल में वो सुसंगत, हर जगह मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है, जो सारे अस्तित्व का आधार है, जिससे हम सब जुड़े हैं और जिसके साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं। तो आज के इस विस्तृत चर्चा का सार ये है कि वाईफाई विरोधाभास तब खत्म हो जाता है जब हम ये मानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा शरीर दोनों एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नींव पर टिके हैं। जिन अदृश्य ताकतों को हम वाईफाई जैसी तकनीक के लिए आसानी से मान लेते हैं, वही हमारी चेतना, हमारी सेहत और हमारी हीलिंग को भी नियंत्रित करते हैं। ये अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। और इसके गहरे व्यावहारिक मायने हैं। ध्यान जैसी साधारण चीजें जो हमें अल्फा और थीटा ब्रेन वेव अवस्थाओं में ले जाती हैं, ध्वनि का सचेत उपयोग जैसे मंत्र सुनना या खास फ्रीक्वेंसी सुनना, या यहाँ तक कि प्रकृति में समय बिताना जो हमें पृथ्वी की शूमन रेजोनेंस से जोड़ता है, ये सब हमारी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षमता का उपयोग करने और उसे संतुलित करने के तरीके हैं। सबसे जरूरी बात यह पहचानना है कि हम खुद शक्तिशाली बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्राणी हैं, जिनमें अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने और अपनी सेहत को आकार देने की क्षमता है। हम अपने श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर चेतना वाकई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और अगर हम अलग अलग तकनीकों और इरादों से अपनी और दूसरों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं, तो सचेत रूप से अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलने की हमारी इंसानी क्षमता की असली सीमाएं क्या हैं? ये हमारी सेहत, हमारी चेतना और शायद एक प्रजाति के रूप में हमारे विकास के लिए क्या मायने रखता है, इस पर विचार करें। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।